दोस्तों, कैसे बनी भारतीय जनता पार्टी? कैसे हुई भारतीय जनता पार्टी की स्थापना? कौन बने बीजेपी के संस्थापक? क्या है उनका रिश्ता जनसंघ से? आइए आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं बीजेपी के इतिहास को। बीजेपी के बनने की कहानी शुरू होती है 19 अप्रैल 1950 को, जब आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल थे। लेकिन 19 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक राजनीतिक दल खड़ा करने का फैसला किया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लाखों लोगों का पलायन हुआ था। दोनों ही देश भीषण दंगे से पीड़ित थे, जिसके चलते नेहरू लियाकत समझौता हुआ। इस समझौते में कहा गया कि दोनों ही देश अपने अपने देश में अल्पसंख्यक आयोग गठित करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के विरोध में एक वैकल्पिक राजनीति की इच्छा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मन में पहले से थी। नेहरू लियाकत समझौते को नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति बताते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 19 अप्रैल 1950 को केंद्रीय उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक नई राजनीतिक पार्टी खड़ी करने का बीड़ा अपने सर पर उठाया। और फिर इसके बाद शुरू हुआ जनसंघ का निर्माण। जनसंघ बनने के पीछे दो कारण थे। पहला नेहरू लियाकत समझौता और दूसरा महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगना। महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगे प्रतिबंध की वजह से देश का एक तबका यह मानने लगा था कि देश की राजनीति में कांग्रेस का विकल्प होना बेहद जरूरी है। संघ से जुड़े लोगों को भी सियासी मंच पर अपनी बात रखने के लिए एक राजनीतिक ठिकाने की जरूरत थी। नेहरू सरकार से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघ के तत्कालीन संचालक गुरु गोलवलकर से मिले, जहां संघ के गठन की रणनीति बनी। फिर इसके बाद भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में हुआ और भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय जी थे। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक और झंडा भगवा रंग का रखा गया। साल 1952 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के टिकट और दीपक चुनाव निशान पर 94 सीटों पर उम्मीदवार उतरे और इसमें जनसंघ के पहले 3 सांसद जीतकर संसद में आए, जिनमें से 2 पश्चिम बंगाल से थे तो एक राजस्थान से। उनके नाम है कोलकाता से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मिदनापुर से दुर्गाचरण बनर्जी और राजस्थान के चित्तौड़ सीट से उमाशंकर त्रिवेदी। इस चुनाव में जनसंघ के मुख्य मुद्दे थे देश में समान नागरिक संहिता, गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध और जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खत्म होना। इन मुद्दों को लेकर जनसंघ ने पहला बड़ा अभियान जम्मू कश्मीर में चलाया। बाकी राज्यों की तर्ज पर बिना किसी स्पेशल स्टेटस के कश्मीर को भारत में मिलाने की मांग की गई। उस समय जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट की जरूरत होती थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसे देश की एकता में बाधक समझते थे और वे इसके सख्त खिलाफ थे। 8 मई 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बिना परमिट जम्मू कश्मीर की यात्रा की। जम्मू में प्रवेश के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शेख अब्दुल्ला सरकार ने 11 मई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के महज 40 दिन बाद यानी 23 जून 1953 को खबर आई कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया है। धीरे धीरे साल गुजरता गया और वह साल भी आया जब राजनीति में टर्निंग पॉइंट आया। यह साल था 1975, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल का जनसंघ के लोगों ने खुलकर विरोध किया। इस कारण जनसंघ से जुड़े तमाम नेताओं को जेल में रहना पड़ा। साल 1977 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म किया
तो देश में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। ऑपोजिशन ने वैचारिक मतभेद को भुलाकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को परास्त करने के लिए जनता पार्टी बनाया। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। जनता पार्टी का गठन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोक दल, कांग्रेस ओ और जनसंघ को मिलाकर किया गया था। 1977 के चुनाव में जनसंघ के आए नेताओं को अच्छी कामयाबी मिली। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने तो लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री। जनता पार्टी शुरू से ही कई गुटों में बटी हुई थी, जिनमें से एक मोरारजी देसाई का, दूसरा चौधरी चरण सिंह का, तीसरा बाबू जगजीवन राम का और चौथा जनसंघ के नेताओं का था। समाजवादी नेताओं ने जनसंघ से आए नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साल 1978 में समाजवादी नेता ने दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया। इसके बाद बहस छिड़ गई कि जनता पार्टी में शामिल जनसंघ के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनता पार्टी के सदस्य एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने जनसंघ के नेताओं को इसी शर्त पर साथ लिया था कि वे आरएसएस की सदस्यता को पूरी तरह से छोड़ देंगे। समाजवादियों ने जब उनको संघ की सदस्यता छोड़ने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। ऐसे में इंदिरा गांधी के खिलाफ किया गया जनता पार्टी का सियासी प्रयोग विफल साबित हुई। फिर अगले साल जनता पार्टी की सरकार गिर गई। लोकदल के नेता चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने और फिर यहाँ से शुरू हुई बीजेपी की बनने की शुरुआत। वह साल था 1980, जब लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद जनता पार्टी के बैठक में प्रस्ताव पास किया गया और जनता पार्टी के नेताओं का आरएसएस से जुड़ाव रखना प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐसे में जनसंघ से जनता पार्टी में आए नेता नए सियासी विकल्प सोचने लगे। साल 1980 के आते आते जनता पार्टी में समाजवादी और जनसंघ से जुड़े नेताओं के रास्ते अलग हो गए और फिर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित जनसंघ के अन्य नेताओं ने 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नाम से नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने और इसके संस्थापक सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नानाजी देशमुख, के.आर. मलकनी, सिकंदर बख्त, विजय कुमार मल्होत्रा, शांता कुमार और जगन्नाथ राव बने। जहां जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था, वहीं बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा गया। बीजेपी ने कमल को चुनाव चिन्ह इसलिए बनाया क्योंकि इस चिन्ह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारियों ने इस्तेमाल किया था। फिर इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में बीजेपी 1984 में लोकसभा चुनाव में उतरी, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति में बीजेपी को जनसंघ के पहले चुनाव से भी 1 सीट कम मिली। बीजेपी को उस समय मात्र 2 सीटें मिली, जिनमें खुद अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए तो लाल कृष्ण आडवाणी ने चुनाव लड़े ही नहीं थे। इस समय बीजेपी के पहले 2 सांसद, जिनमें पहला गुजरात की मेहसाना सीट से ए.के. पटेल तो दूसरा हनमकोंडा सीट से सी. जंगा रेड्डी थे। साल 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो पार्टी को नई राह मिली। साल 1989 आते आते राजीव गांधी सरकार बोफर्स घोटाले से घिर चुकी थी तो दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने का फैसला कर चुका था। साल 1989 के पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने पहली बार राम जन्मभूमि को मुक्त कराने और विवादित स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया। धीरे धीरे साल गुजरता गया जब बीजेपी 2 सीटों से बढ़कर 85 सांसदों वाली पार्टी बन गई। फिर लाल कृष्ण आडवाणी के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी पहली बार राज्य की सत्ता में भी आई। मार्च 1990 में एक साथ 3 राज्यों में पार्टी की सरकार बनी, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। इससे पहले बीजेपी किसी भी राज्य में
अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी थी। यह घटना 25 सितंबर 1990 की है, जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए राम रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा में लाखों कार सेवक उनके साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। राम मंदिर मुद्दे के साथ बीजेपी घर घर पहुंच गई। 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने के लिए हजारों कार सेवक आडवाणी के साथ चल रहे थे। रथ यात्रा को 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सरकार ने रोक दिया और आडवाणी को हिरासत में ले लिया। लेकिन लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या के लिए कूच कर चुके थे। साल 1991 में बीजेपी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी बने। 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 85 से बढ़कर 120 पर पहुंच गई। फिर धीरे धीरे साल 1996, 98 और 99 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले 13 दिन फिर 13 माह के लिए प्रधानमंत्री बने। इसके बाद वाजपेयी जी 4.5 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद बीजेपी के एक के बाद एक राज्यों में सरकार बनती गई और अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी आगे बढ़ रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार भी रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए।